नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे मकान संपत्ति से आय। मकान संपत्ति से आय। मकान संपत्ति से आय यानी किसी मकान से आय, और जो मकान है, अगर किसी करदाता के पास कोई मकान है तो इसका क्या प्रयोग किया जा सकता है। इस मकान के क्या क्या प्रयोग हो सकते हैं। इस मकान को, हाउस को, या तो सेल्फ ऑक्यूपाइड किया जा सकता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब है कि स्वयं के निवास के लिए प्रयोग। तो अगर किसी करदाता के पास कोई मकान है तो उस मकान का क्या प्रयोग हो सकता है। उस मकान को जो है स्वयं के निवास के लिए प्रयोग में किया जा सकता है, या फिर उस मकान संपत्ति को जो है लेट आउट, किराए पर उठाया जा सकता है, किराए पर दिया जा सकता है। लेट आउट का मतलब किराए पर देना। तो मकान संपत्ति के दो प्रयोग हो सकते हैं, या तो उस मकान संपत्ति में करदाता खुद निवास करता है, या फिर उस मकान संपत्ति को किराए पर उठा रखा है। सेल्फ ऑक्यूपाइड कब माना जाता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड यदि करदाता का जीवन साथी, अवयस्क पुत्र पुत्री तथा निर्भर माता पिता एवं भाई बहन निवास करते हैं। अगर करदाता का जीवन साथी और उसके अवयस्क पुत्र पुत्री तथा निर्भर माता पिता एवं भाई बहन अगर किसी मकान में निवास करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि मकान करदाता ने स्वयं के निवास हेतु प्रयोग में ले रखा है। अब अगर करदाता का वयस्क पुत्र या फिर करदाता के कोई रिश्तेदार उस मकान में रहते हैं, तब वो मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं माना जाता। तब उस मकान के वार्षिक मूल्य की गणना की जाती है जैसे वो मकान किराए पर दिया गया हो। लेकिन अगर करदाता का जीवन साथी, उसके अवयस्क पुत्र पुत्री तथा उस पर करदाता पर निर्भर माता पिता और भाई बहन अगर उस मकान में निवास करते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि करदाता ने जो मकान है स्वयं के निवास के लिए प्रयोग में लिया है। दूसरा, करदाता नौकरी एवं व्यापार अथवा पेशे के लिए कहीं दूसरे स्थान पर रहता हो तथा मकान गत वर्ष में अप्रयुक्त रहा हो, या फिर करदाता जो है अपनी नौकरी के कारण या फिर व्यापार अथवा पेशे के कारण कहीं दूसरी जगह पर रहते हो और उसका जो मकान है उसका मकान गत वर्ष में अप्रयुक्त रहा हो, मतलब उस मकान का किसी भी प्रकार का प्रयोग नहीं रहा हो, मकान खाली पड़ा हो, उस पर ताला लगा हुआ था और जो मकान है किसी भी प्रकार के प्रयोग में नहीं आया हो। इन दोनों स्थितियों में जो है मकान स्वयं के निवास के लिए प्रयोग में माना जाएगा। अब क्या हो सकता है कि मान लीजिए
दूसरा है लेट आउट। अब मान लीजिए कि करदाता के पास एक मकान है। इस मकान के क्या प्रयोग हो सकते हैं? करदाता के पास एक मकान है, इस मकान को या तो करदाता सेल्फ ऑक्यूपाइड करेगा, इसमें खुद निवास करेगा। खुद निवास करने का मतलब है या तो वो एकदम खाली पड़ा रहा गत वर्ष में, या फिर उसके जो जीवन साथी अवयस्क पुत्र तथा निर्भर माता पिता रहते हों, तो या तो इस मकान का वो खुद प्रयोग करेगा। तो जब मकान का खुद प्रयोग किया जा रहा है, स्वयं के निवास के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तब उस मकान से किसी प्रकार की आय प्राप्त नहीं होती। इस मकान संपत्ति से कोई भी आय प्राप्त नहीं हो रही, तो इस मकान का वार्षिक मूल्य शून्य होता है। अगर करदाता मकान का प्रयोग स्वयं के निवास के लिए करता है तो मकान का वार्षिक मूल्य शून्य होता है। तो इस मकान का अगर करदाता स्वयं के निवास के लिए प्रयोग कर रहा है, तब किसी भी प्रकार की आय नहीं प्राप्त हो रही, तो इस मकान का वार्षिक मूल्य शून्य होगा। अब अगर इस मकान को किराए पर उठा दिया जाए, करदाता के पास एक मकान है और उस मकान को अगर किराए पर दिया गया है, तो फिर इस मकान के वार्षिक मूल्य की गणना करनी पड़ेगी। और हमने पिछली क्लासेज में यह समझा था कि किराए पर दिए गए मकान के वार्षिक मूल्य की गणना किस प्रकार की जाती है। अब अगर मान लिया जाए कि करदाता के पास 2 मकान है, करदाता के पास 2 मकान है। अब क्या हो सकता है कि करदाता या तो दोनों मकानों का प्रयोग स्वयं के निवास के लिए करेगा, करदाता दोनों मकानों का प्रयोग स्वयं के निवास के लिए कर रहा है, कभी इस मकान में रहता है, कभी इस मकान में रहता है। गत वर्ष में कुछ महीने इस मकान में रहा, फिर इस मकान में रहा, ऐसे करके दोनों मकानों का प्रयोग स्वयं के निवास के लिए कर रहा है। तो अगर दोनों मकानों का प्रयोग स्वयं के निवास के लिए कर रहा है, तो इन दोनों मकानों से किसी भी प्रकार की आय प्राप्त नहीं हो रही, अतः इन दोनों मकानों का जो है वार्षिक मूल्य शून्य माना जाएगा। यानी कि करदाता द्वारा स्वयं के निवास के लिए प्रयुक्त 2 मकानों का वार्षिक मूल्य शून्य माना जाता है। यह महत्वपूर्ण चीज आपको याद रखनी है कि 2 मकान तक करदाता को छूट है। अगर करदाता ने मकान का प्रयोग स्वयं के निवास के लिए प्रयोग किया है, करदाता ने मकान का स्वयं के निवास के लिए प्रयोग किया है, तो ऐसे 2 मकानों तक जो है करदाता को छूट प्राप्त होती है स्वयं के निवास के प्रयोग के लिए, और 2 मकानों तक का जो है वार्षिक मूल्य शून्य माना जाता है। यानी 2 मकान करदाता के लिए स्वयं के निवास के प्रयोग के लिए करमुक्त होते हैं। मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत ये नया अमेंडमेंट आया है गत वर्ष 2019-20 से। अभी हमारा कर निर्धारण वर्ष चल रहा है 2020-21 और इसके लिए हम कर निर्धारण वर्ष 2020-21 में 2019-20 की आय पर कर लगाते हैं। तो गत वर्ष 2019-20 से ये नया अमेंडमेंट आया है। पहले एक मकान तक का वार्षिक मूल्य शून्य माना जाता था, मतलब करदाता को एक मकान तक की छूट थी मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत। अब करदाता को 2 मकान तक की आय पर छूट है, स्वयं के निवास के लिए 2 मकानों का प्रयोग कर सकता है और इन दोनों मकानों का वार्षिक मूल्य शून्य माना जाएगा। ये गत वर्ष 2019-20 से लागू है। अब अगर करदाता इन दोनों मकानों का प्रयोग करता है खुद के रहने के लिए, तो दोनों मकानों का वार्षिक मूल्य शून्य होगा। अगर इस दोनों मकानों में से एक में रहता है और एक को किराए पर उठा देता है, तो एक का मूल्य शून्य होगा और एक के जो है सकल वार्षिक मूल्य की गणना कर ली जाएगी। दोनों को किराए पर उठा देता है तो दोनों की आय की गणना की जाएगी। अब मान लीजिए करदाता के पास 3 मकान है, 3 है या 3 से ज्यादा है,
और करदाता इन तीनों में निवास करता है। करदाता कभी इस मकान में रहता है, फिर कभी इस मकान में रहता है, फिर कुछ इस मकान में रहता है, तो ऐसे करके वो तीनों मकानों का प्रयोग स्वयं के निवास के लिए कर रहा है। तो तीनों में से किन्हीं दो मकानों का वार्षिक मूल्य शून्य माना जाएगा, किन्हीं दो मकानों की आय की छूट दे दी जाएगी। इन तीनों में से वो कोई सा भी दो मकान का जो है चुनाव कर सकता है, और दोनों मकान ऐसे दोनों मकानों का चुनाव कर सकता है जिन दो मकानों की कर योग्य आय अधिक हो। तो तीन में से किन्हीं दो मकानों के संबंध में छूट प्राप्त कर सकता है। अगर तीन से ज्यादा हो और अगर सब में निवास करता है तो भी वो किन्हीं दो मकानों के संबंध में छूट प्राप्त कर सकता है। और जो बाकी मकान है, मान लीजिए कि करदाता के पास तीन मकान है और तीन में से वो इन दो के संबंध में वो छूट प्राप्त कर रहा है, और तो तीसरे मकान के संबंध में जो है, या फिर तीसरे मकान को डीम्ड लेट आउट माना जाएगा। डीम्ड लेट आउट, तीन मकान है, गत वर्ष में तीनों मकानों में रहता है, तो तीन में से किन्हीं दो मकान की छूट प्राप्त कर सकता है। करदाता द्वारा स्वयं के निवास के लिए प्रयुक्त दो मकानों का वार्षिक मूल्य शून्य माना जाता है, तो दो मकानों की छूट प्राप्त कर सकता है। तो इनमें से किन्हीं दो मकानों की तो छूट प्राप्त कर लेगा, और फिर बाकी बचे किसी एक मकान की जो है हमको कर योग्य आय की गणना करनी पड़ेगी मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत, और इस मकान को जो है डीम्ड लेट आउट कहा जाएगा, किराए पर दिया हुआ माना जाएगा। ये तो वास्तव में किराए पर दिया गया है। तो तीन स्थितियां हो रही है यहां पर पैदा। एक तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, जो स्वयं के निवास के लिए प्रयोग कर रहा है मकान को, एक है वास्तव में किराए पर दिया गया है, और एक जो है किराए पर दिया हुआ माना जा रहा है। वास्तव में किराए पर नहीं दिया, लेकिन किराए पर दिया हुआ माना जाएगा। ये जो छूट है, स्वयं के निवास के लिए प्रयुक्त दो मकानों तक की जो छूट है, वो छूट केवल वेष्टी और हिंदू अविभाजित परिवार को ही प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं, और जो ये किराए पर दिया हुआ और किराए पर दिया हुआ जो माना जा रहा है, यानी लेट आउट और डीम्ड लेट आउट, इन दोनों के लिए वार्षिक मूल्य की गणना करने का तरीका जो है सेम है, एक जैसा ही है। अब हम बात करते हैं, पिछली क्लासेज में हमने नेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना सीख लिया कि वार्षिक मूल्य, शुद्ध वार्षिक मूल्य किसी मकान का, किराए पर दिए हुए मकान का शुद्ध वार्षिक मूल्य किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ग्रोस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, GAV। ग्रोस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका हमको पता है कि सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट किया जाता है, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, उन दोनों में से जो अधिक हो उसको लिया जाता है, और फिर उसकी तुलना स्टैंडर्ड रेंट से की जाती है, और उन दोनों में से जो राशि कम हो वो अपेक्षित किराया, एक्सपेक्टेड रेंट कहलाती है। फिर अपेक्षित किराए की तुलना हम करते हैं प्राप्त या प्राप्य किराए से, और उन दोनों में से जो राशि कम होती है वो राशि हम ले लेते हैं, और उस राशि में से मकान के खाली रहने की अवधि का समायोजन किया जाता है। अगर मकान गत वर्ष में खाली रहा है किराएदार न मिलने के कारण, तो फिर उसका समायोजन किया जाता है, और उस राशि को मकान के खाली रहने की अवधि का जो किराया है, उस किराए को हम घटा देते हैं। उस किराए को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होती है वो राशि हमारा जो है सकल वार्षिक मूल्य या ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहलाती है। तो सबसे पहले हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू ज्ञात करते हैं। इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से जो है हम म्युनिसिपल टैक्सेज पेड बाय हाउस ओनर, मकान मालिक द्वारा चुकाए गए नगरपालिका कर घटा देते हैं। इन नगरपालिका करों को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होती है वह राशि मकान का नेट एनुअल वैल्यू, शुद्ध वार्षिक मूल्य कहलाती है।
पिछली क्लासेज में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि किस प्रकार जो है किराए पर दिए गए मकान संपत्ति का शुद्ध वार्षिक मूल्य ज्ञात किया जाता है। अब कर योग्य आय की गणना करने के लिए इस नेट एनुअल वैल्यू में से कुछ डिडक्शंस दिए जाते हैं, कुछ कटौतियाँ दी जाती हैं। पहली कटौती दी जाती है स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रमाणिक कटौती या वैधानिक कटौती कहा जाता है इसको। ये दी जाती है 30% ऑफ NAV, नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू की 30% दी जाती है स्टैंडर्ड डिडक्शन। कुछ स्थितियों में जो है वैधानिक कटौती, वैधानिक या प्रमाणिक कटौती नहीं दी जाती। कुछ स्थितियों में जो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है 30% ऑफ NAV, ये कुछ स्थितियों में नहीं दी जाती। कब कब नहीं दी जाती? यदि मकान का वार्षिक मूल्य शून्य हो, यदि मकान का वार्षिक मूल्य ऋणात्मक हो, और तीसरा डूबत किराए की वसूली की राशि पर। वैधानिक कटौती या प्रमाणिक कटौती जो NAV का 30% है वो कब कब नहीं दी जाती? यदि मकान का वार्षिक मूल्य शून्य हो। यदि मकान का वार्षिक मूल्य यानी कि NAV अगर शून्य है तो फिर किस मूल्य का 30% दिया जाएगा? तो यहाँ पर जब मकान का वार्षिक मूल्य शून्य है तो वैधानिक कटौती जो है 30% नहीं दी जाएगी। यदि मकान का वार्षिक मूल्य ऋणात्मक हो, कुछ स्थितियों में मकान का वार्षिक मूल्य जो है ऋणात्मक हो जाता है, माइनस में आता है। जैसे हमने बात की थी कि अगर म्युनिसिपल टैक्सेस ज़्यादा पे कर दिए गए हों, मकान के सकल वार्षिक मूल्य से अधिक अगर नगरपालिका करों का भुगतान कर दिया गया है, तो उस स्थिति में जो है नेट एनुअल वैल्यू वो है माइनस में आती है, ऋणात्मक हो जाती है। तो अगर मकान का वार्षिक मूल्य ऋणात्मक है तब भी ये स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 30% नहीं दिया जाता। अगर गत वर्ष में डूबत किराए की वसूली की गई है तो डूबत किराए की वसूली की राशि पर भी ये स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं दी जाती। तो NAV में से स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दी जाती है 30%, और दूसरा ब्याज के संबंध में कटौती दी जाती है, इंटरेस्ट के संबंध में कटौती दी जाती है। तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, वैधानिक कटौती है, उसके लिए जो सेक्शन है वो सेक्शन है अंडर सेक्शन 24A। 24A के अंतर्गत ये जो है कटौती दी जाती है, और इंटरेस्ट की कटौती दी जाती है अंडर सेक्शन 24B। तो ये 30% की कटौती दे दी जाती है, और इसके बाद ब्याज की कटौती दी जाती है। तो ब्याज की कटौती के संबंध में हम थोड़ी विस्तार से चर्चा करते हैं। अगर करदाता ने मकान का निर्माण करने के लिए या मकान की मरम्मत करवाने के लिए अगर कोई लोन लिया है, ऋण लिया है, तो उस ऋण पर जो ब्याज का भुगतान किया जा रहा है उस ब्याज के संबंध में उस ब्याज की कटौती दी जाएगी मकान के वार्षिक मूल्य में से। मान लीजिए मकान है, करदाता के पास एक मकान है, इस मकान का क्या प्रयोग हो सकता है? इस मकान को उसने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा है, स्वयं के निवास के लिए प्रयोग ले रहा है, या फिर उस मकान को लेट आउट कर रखा है, किराए पर दे रखा है। अगर मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है
और इस मकान के संबंध में अगर ऋण लिया है और ऋण जो लिया है वो ऋण किस प्रयोजन से लिया है, किस उद्देश्य से लिया है। अगर जो ऋण है मकान के क्रय एवं निर्माण के लिए या फिर मकान के मरम्मत, विस्तार, नवीनीकरण आदि के लिए। देखिए, अगर करदाता के पास मकान संपत्ति है और उस मकान संपत्ति के दो प्रयोग किए जा सकते हैं। या तो मकान को जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा है, स्वयं के निवास के लिए प्रयोग कर रहा है, या फिर उस मकान को किराए पर उठाया है। तो पहले हम बात करेंगे मकान के जो है, अगर मकान को स्वयं के प्रयोग के लिए काम में ले रहा है, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा है, और ऐसे मकान के निर्माण के लिए अगर ऋण लिया है तो ऋण लेने के दो उद्देश्य हो सकते हैं। या तो मकान के क्रय एवं निर्माण के लिए या फिर उस मकान की मरम्मत, विस्तार और नवीनीकरण आदि के लिए। तो अगर लोन लिया है वो मकान के क्रय एवं निर्माण के लिए लिया है और लोन लिया है 31 मार्च 1999 तक, जो ऋण लिया है वो ऋण अगर 31 मार्च 1999 से पहले तक लिया है, यानी 31 मार्च 1999 से पहले या 31 मार्च 1999 तक लिया है, तो ऋण पर ब्याज की 30,000 रुपये तक की कटौती दी जाती है। अगर करदाता के पास मकान संपत्ति है और मकान में वो खुद रहता है, स्वयं के प्रयोग के लिए काम में लेता है, और इस मकान संपत्ति के संबंध में अगर ऋण लिया है और ऋण लेने का उद्देश्य था उस मकान को खरीदना या उस मकान को बनवाना, तो अगर मकान के निर्माण और क्रय के लिए अगर लोन लिया है और वो लोन लिया है 31 मार्च 1999 तक, यानी 31 मार्च 1999 से पहले, तो उस ऋण पर ब्याज की जो अधिकतम कटौती है, जो इंटरेस्ट का जो डिडक्शन है अंडर सेक्शन 24B, वो 30,000 रुपये तक की कटौती दे दी जाती है। दूसरा, अगर ऋण 31 मार्च 1999 के बाद लिया है तो ऋण पर ब्याज की 2 लाख रुपए तक की कटौती दे दी जाती है। और अगर जो लोन है वो 31 मार्च 1999 के बाद लिया है तो ऐसे लोन पर जो इंटरेस्ट का जो डिडक्शन है वो अधिकतम 2 लाख रुपए तक दिया जा सकता है। यहाँ पर जो ब्याज की कटौती है वो अधिकतम 30,000 रुपये तक, अगर जो लोन लिया है वो 31 मार्च 1999 से पहले लिया है, और अगर लोन 31 मार्च 1999 के बाद लिया है तो अधिकतम कटौती 2 लाख रुपये तक दी जा सकती है किसी गत वर्ष में। 2 लाख रुपये की कटौती देने के लिए एक शर्त है कि ऋण का प्रयोग जिस गत वर्ष में, जिस वित्त वर्ष में ऋण लिया है उसके अगले 5 वर्षों में प्रयोग, इसके 5 वर्षों में प्रयोग हो जाना चाहिए। जो 2 लाख रुपए ब्याज की कटौती दी जा रही है 31 मार्च 1999 के बाद, इसके संबंध में एक शर्त यह है कि जो ऋण लिया है उस ऋण का प्रयोग जिस वित्त वर्ष में ऋण लिया है उसके अगले 5 वर्षों में उसका प्रयोग हो जाना चाहिए। अगर ऋण जिस वित्त वर्ष में लिया है उसके अगले 5 वर्षों में अगर ऋण का प्रयोग नहीं हो पा रहा है तो फिर जो है ब्याज की कटौती 2 लाख रुपए की जगह 30 लाख रुपए तक ही सीमित कर दी जाएगी। अब अगर ऋण लेने का प्रयोजन मकान की मरम्मत, विस्तार, नवीनीकरण आदि के लिए ऋण लिया है तो चाहे ऋण
कभी भी लिया हो, ब्याज की अधिकतम कटौती 30,000 रुपये तक मिलेगी। अब अगर मकान के क्रय करने या बनवाने के अलावा अगर मकान की मरम्मत, विस्तार और नवीनीकरण के लिए अगर ऋण लिया है, और ऋण चाहे कभी भी लो, इसके लिए कोई समय की सीमा नहीं है कि 31 मार्च, जैसे मकान के क्रय के संबंध में था कि 31 मार्च 1999 से पहले या 31 मार्च 1999 के बाद, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं लागू होता नियम। चाहे ऋण कभी भी लिया हो, ब्याज की अधिकतम कटौती 30,000 रुपये तक दी जाएगी। जो इंटरेस्ट का डिडक्शन है अंडर सेक्शन 24B, ये डिडक्शन जो है 30,000 रुपये तक का ही दिया जाएगा अगर मकान लोन है जो मकान की मरम्मत, विस्तार, नवीनीकरण, पुनर्निर्माण आदि के लिए लिया हो। अब अगर मकान किराए पर दे रखा है और ऋण लिया हुआ है, उस मकान के संबंध में ऋण लिया हुआ है, तो ब्याज की कटौती के संबंध में कोई अधिकतम सीमा नहीं है। अब अगर ऋण जो है किराए पर दिए हुए मकान के संबंध में लिया है, यानी जो मकान संपत्ति है वो किराए पर दे दी गई है और फिर उस मकान के संबंध में अगर ऋण लिया हुआ है, तो ऐसे मकान के संबंध में जो ऋण लिया हुआ है उसकी ब्याज की कटौती के संबंध में कोई भी अधिकतम सीमा नहीं है। जो है ब्याज, जो भी एक्चुअल ब्याज का, जो भी वास्तविक ब्याज जो देय हुआ है गत वर्ष में, उस ब्याज की पूरी जो है कटौती दे दी जाएगी अगर मकान किराए पर दिया हुआ है और उस मकान के संबंध में कोई लोन लिया हुआ है। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।